माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम अमेंडमेंट बिल 2015 और 18 के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में कि ये एक्ट क्या है, कब लागू हुआ था और ये किस किस फॉर्म में इसको अप्लाई किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड टू चेक देयर एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। इट मीन्स फ्रेंड्स, ये जो एक्ट है हमारा, ये जो भी कंज्यूमर या प्रोड्यूसर है उसका जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसकी में हेल्प करता है कि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ये उनके इंटरेस्ट में होता है। और ये भी देखभाल करता है कि उनके जो भी राइट्स हैं उसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उनको जो भी राइट्स मिले हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से या फिर जिस पर उनका हक है वो उनको पूरे मिले, कोई भी उनका एक्सप्लॉयटेशन ना करे, या फिर वो जितने रुपए भी दे रहे हैं किसी भी सर्विस या फिर प्रोडक्ट के लिए उतनी सर्विस उनको मिले। हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये अप्लाई होता है 24 दिसंबर 1987 को ऑल ओवर द स्टेट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो हमारा एक्ट है ये एनफोर्स में आया था 24 दिसंबर 1987 को और ये अप्लाई होता है ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। इसको फ्रेंड्स कॉपरा के नाम से भी जानते हैं। कॉपरा का मतलब होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको शॉर्ट में कॉपरा भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये किस किस लेवल पे फॉर्म हुई है। तो फ्रेंड्स, कंज्यूमर जो फॉरम है वो हमारी फॉर्म हुई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। जब इसमें भी बहुत सारे सेक्शंस हैं, जैसे कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अमाउंट के अकॉर्डिंग आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि अमेंडमेंट हुई थी 2015 एंड 2018 में, जिनके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे कि अमेंडमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस आए, क्या चीज ऐड की गई और क्या चीज हटाई गई। नेक्स्ट बात करते हैं अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे। फर्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर्स अगेंस्ट इमोरल एंड अनफेयर एक्टिविटीज ऑफ द ट्रेडर्स। कई बार फ्रेंड्स ऐसा होता है कि ट्रेडर्स जो होते हैं वो अनफेयर एक्टिविटीज करते हैं, इमोरल एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि वो आपको जो भी क्वालिटी होती है उसमें क्वालिटी में कुछ लो ग्रेड की क्वालिटी को ऐड कर देते हैं और वो आपको वो प्रोडक्ट पकड़ा देते हैं, लेकिन आप पैसे पूरे के पूरे देते हैं। तो इस तरह की चीजों से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। सेकंड आता है कंपनसेटिंग टू कंज्यूमर। कंपनसेटिंग टू कंज्यूमर का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर कंज्यूमर को किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या फिर किसी भी तरह से उसको लॉस बियर करना पड़ रहा है तो उसको कंपनसेट किया जाता है जो जितना भी उसने लॉस बियर किया है। नेक्स्ट है टू सेटअप कंज्यूमर फोरम एंड कंज्यूमर कमीशन और काउंसिल फॉर द डिस्पोजल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। यानी कि जो भी कंज्यूमर डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन बायर एंड सेलर, तो उसके लिए एक कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर कमीशन या काउंसिल को सेटअप किया जाए जिससे कि उनके डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट किया जा सके। नेक्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है टू एजुकेट द कंज्यूमर्स फॉर देयर राइट्स। फ्रेंड्स, आजकल ऐसा भी होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कंज्यूमर को पता है कि ये हमारे साथ हो रही है, ये एक्सप्लॉयटेशन है या फिर इस तरह की एक्टिविटीज हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। हम पूरे के पूरे रुपए देते हैं फिर भी हमें उस तरह की प्रोडक्ट या सर्विस नहीं मिलती, फिर भी वो चुप रहते हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि उनको क्या क्या राइट्स गवर्नमेंट की तरफ से मिले हुए हैं। तो इस तरह की चीजों से भी उनको अवेयर कराना, उनको एजुकेट कराना कि वो उनका राइट है। जो भी चीज अगर किसी भी तरह की एक्टिविटी उनके लिए हो रही है जो कि इमोरल है या फिर एक्सेप्टेड नहीं है, उस चीज को रोकना। तो इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड कराना, अवेयरनेस प्रोवाइड कराना उन्हें कि ये आपका राइट है और आप इसके लिए किसी भी तरह का क्लेम कर सकते हो। तो ये सारी चीजें इसका ऑब्जेक्टिव आती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एट्स राइट्स ऑफ कंज्यूमर। अब कौन कौन से राइट है। फर्स्ट होती है राइट टू बेसिक नीड। फर्स्ट है कि कंज्यूमर को इसमें राइट होता है कि जो भी उसकी बेसिक नीड है वो उसकी डिमांड कर सके और वो उसको मिले। सेकेंड है राइट टू सेफ्टी। सेफ्टी का भी उसको राइट है, वो किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो भी प्रोडक्ट वो ले रहा है या सर्विस ले रहा है उसमें उसकी पूरी की पूरी सेफ्टी होनी चाहिए। सेकेंड है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म का मतलब ये है
फर्स्ट जैसे कि फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा लेट द बायर बिवेयर और लेट द सेलर बिवेयर। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि कंज्यूमर एज वेल एज बायर दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो खरीदने से पहले वो उसकी पूरी चेकिंग कर लें कि वो प्रोडक्ट किस तरह का है। सेम उसी तरह से सेलर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है वहाँ पर अगर किसी भी तरह के प्रिकॉशंस हैं उस प्रोडक्ट को लेने में तो वो उसको बता दे कि इस प्रोडक्ट में आपको इसको इस तरह से स्टोर करना है या फिर आपको ये इस तरह से लेना है, जिससे कि अगर किसी भी बायर को ना पता हो कि इस तरह का इसको स्टोर किस तरह से किया जाना है या फिर इसको हैंडल किस तरह से करना है तो वो इजिली उसको पता चल जाए और वो इजिली उससे सेफ रहे। नेक्स्ट है राइट टू चूज। राइट टू चूज के अंदर यहाँ पे कंज्यूमर को राइट है कि वो जो भी प्रोडक्ट चूज करना चाहे, कोई उसको फोर्स नहीं करेगा किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने में या किसी भी तरह की सर्विस को लेने में। वो उसका राइट है, वो जो चीज चूज करेगा या जो चीज परचेस करना चाहेगा वो उसका खुद का राइट होगा। नेक्स्ट है राइट टू बी हियर्ड। राइट टू बी हियर्ड का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पे कंज्यूमर को राइट मिलता है कि उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है सुनी जाए या फिर जो भी सेलर है जो भी बता रहा है वो उसको पूरा का पूरा सुने। फिर आता है राइट टू बी रिड्रेसल। राइट टू बी रिड्रेसल का मतलब यहाँ पे ये है कि उसको इन्फॉर्मेशन देने का पूरा पूरा राइट है। अगर यहाँ पे कंज्यूमर कुछ भी चीज परचेस करने जाता है या फिर सर्विस लेता है और वहाँ पे वो कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या सर्विस के रिगार्डिंग पूछ रहा है तो यहाँ पर उसको पूरा राइट है कि वो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकता है कि ये प्रोडक्ट किस किस इंग्रेडिएंट से मिलके बना है या फिर ये कब एक्सपायर होगा। मोस्टली प्रोडक्ट में तो एक्सपायरी डेट मेंशन होती है, लेकिन अगर बाय चांस उसमें मेंशन नहीं है तो वो पूछ सकता है या फिर उसको हैंडलिंग प्रोसीजर पूछ सकता है। तो ये पूरी जो राइट होता है ये कंज्यूमर को गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है, इस एक्ट की वजह से मिला हुआ है, तो उसको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन का उसको राइट है, उसको पता होना चाहिए कि उसके क्या राइट्स हैं, किस तरह की अवेयरनेस उसके अंदर होनी चाहिए। तो एजुकेशन का प्रॉपर यहाँ पे राइट मिला होता है कंज्यूमर को। नेक्स्ट आता है राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि कंज्यूमर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो भी चीज परचेस कर रहा है या फिर किसी भी तरह की सर्विस ले रहा है तो उससे एनवायरनमेंट हेल्दी रहे। ऐसा ना हो कि वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट को परचेस करे जिससे कि एनवायरनमेंट को हार्मफुल हो या फिर एनवायरनमेंट वहाँ पे अनहेल्दी हो जाए। तो इस तरह की चीजें भी कंज्यूमर के राइट में आती हैं और उसको भी ये सारी चीजों को देखना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कुछ रिलेटेड एक्ट्स की जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से रिलेटेड है। फर्स्ट है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फ्रेंड्स इस एक्ट के अंदर बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से होगा, दोनों पार्टीज किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, क्या इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, किस तरह से कंसिडरेशन दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें इस एक्ट के अंदर बताई गई हैं। नेक्स्ट आता है द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1932। फ्रेंड्स ये भी कंज्यूमर एंड सेलर से रिगार्डिंग ये इसमें बताया जाता है कि किसी भी गुड्स को सेल करने पे क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, किस तरह से सेल करना है, किस तरह से कंसिडरेशन देना है, दोनों पार्टियों की क्या क्या राइट्स होंगे, ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट आता है द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, यानी कि इसके अंदर फ्रेंड्स सेलर अगर बायर के साथ फ्रॉड करता है या फिर सेलर नेग्लिजेंट करता है बायर की को किसी भी तरह से उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में, तो यहाँ पे ये वाला एक्ट अप्लाई होता है। नेक्स्ट आता है द इसेंशियल्स कमोडिटीज एक्ट 1955। इसके अंदर फ्रेंड्स ये है कि कुछ भी ऐसी इसेंशियल कमोडिटीज हैं तो यहाँ पर वो सारी कमोडिटीज रीजनेबल प्राइस पे सेल करनी होनी चाहिए कंज्यूमर को, और साथ ही साथ ये इक्विटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी कंज्यूमर को आप वो चीजें बल्क में प्रोवाइड कर दें और किसी कंज्यूमर को आप बिल्कुल भी प्रोवाइड ना करें या फिर आप उसको सेल ना करें। तो ये सबका राइट है कि आप उसको जो भी बेसिक या इसेंशियल चीजें हैं आप उसको इक्विटेबल पोर्शन में दें। अगर वो क्वांटिटी में कम है तो आप उसी क्वांटिटी में लोगों को प्रोवाइड करें, अगर वो बल्क में है तो आप उसके अकॉर्डिंग करें, लेकिन ये देखना होगा कि सभी कंज्यूमर को उस तरह की कमोडिटीज प्रोवाइड हो जाए। नेक्स्ट है द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। फ्रेंड्स इसके अंदर बात की गई है प्योरिटी की, फूड के अंदर क्या क्या प्योरिटी होनी चाहिए, अगर फूड के अंदर प्योरिटी नहीं है तो क्या क्या पेनल्टी है, क्या क्या उसको सजा मिल सकती है इन सब चीजों से। तो ये सारी चीजें इस एक्ट के अंदर बताई गई हैं। नेक्स्ट आता है द स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1976। फ्रेंड्स इस एक्ट के अंदर ये बताया गया है जो भी आप प्रोडक्ट लिखते हो उसके वेट, मेजर और उसके नंबर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सारी पेनल्टीज यहाँ पे गिवन है, क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं दोनों की, बायर्स एंड सेलर्स की, ये सारी यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं।
नेक्स्ट आता है द ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क्स एक्ट 1958, यानी यहाँ इसके अंदर फ्रेंड्स जो भी ट्रेडमार्क परचेस करते हैं सेलर, उसकी प्रोटेक्शन, उसके प्रिवेंशन, किसी भी तरह की फ्रॉडलेंट एक्टिविटी ना हो जाए मर्केंडाइज के साथ, तो वो सारी एक्टिविटीज को यहाँ पे मेंशन किया गया है। और अगर किसी भी तरह की एक्टिविटीज यहाँ पर उसके साथ होती है तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो लोग क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, यानी कि MRTP 1969। फ्रेंड्स इस एक्ट के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं या फिर फैसिलिटी देते हैं कि कंज्यूमर को प्रिवेंट किया जाए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से। फॉर एग्जांपल लोग क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें किसी लो क्वालिटी के प्रोडक्ट को मिला देते हैं, तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। उसको लगेगा कि वो जो प्रोडक्ट ले रहा है वो बिल्कुल सही प्रोडक्ट है, और उसको कंज्यूम करने के बाद हो सकता है कि उसको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए। तो इस तरह की चीजें बहुत गलत हैं और इस तरह की चीजें गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली मना करती है। अगर किसी भी बायर या सेलर के साथ इस तरह की एक्टिविटी की जाती है तो उसके लिए प्रॉपर पेनल्टी है, यहाँ पर उसको सजा मिलती है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उसके लिए सजा है या फिर क्या क्या उसको जो पेनल्टी है या फाइन है वो उसको देना पड़ेगा। हम नेक्स्ट बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन 1986, 2015, 2018 एक्ट्स, यानी कि क्या क्या कंपैरिजन है दोनों में, तीनों में, कि उसको अमेंडमेंट किया गया 2015 में, वापस 2018 में फिर से अमेंडमेंट किया गया। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इंक्लूड की गई या फिर हटाई गई। तो चलिए फ्रेंड्स इसको डीपली हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है डायरेक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर 1986 की बात करें तो 1986 के अंदर एक हाई कोर्ट जज होता था और उसके साथ 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे। जबकि 2000 अगर हम 15 की बात करें तो इसमें कोई भी सिलेक्शन कमेटी के लिए प्रोविजन नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की रिकमेंडेशन से। यहाँ पर उससे पहले कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो कि अपॉइंट किया जाएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट खुद उस टाइम अपॉइंट करेगी। लेकिन अगर हम 2018 की बात करें कि 2018 में क्या है, तो यहाँ पे भी कोई भी सिलेक्टिंग कमेटी के लिए प्रोविजन नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट करती थी, लेकिन 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। पहले क्या था, पहले हाई कोर्ट जज पहले से अपॉइंट होते थे, 2015 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, जबकि 2018 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बहुत ईजी है फ्रेंड्स। हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट कमीशन की, कि स्टेट कमीशन के बिहाफ पर क्या क्या चेंजेस किए गए। 1986 की बात करें तो यहाँ पर भी हाई कोर्ट जज था और 2 स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, और एक हेड था कमीशन का जो कि अपॉइंट करेगा चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उसकी कंसल्टेशन से हेड कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2015 की बात करें तो यहाँ पर भी एक जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उसके 2 ऑफिशियल्स होंगे, साथ में एक हाई कोर्ट जज होगा, और जो भी हेड कमीशन का हेड अपॉइंट किया जाएगा वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से अपॉइंट किया जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे 1986 एंड 2015 में किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर हम यही 2018 की बात करें तो फ्रेंड्स 2018 के अंदर कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है सिलेक्शन कमेटी का। और अगर इस सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि अपॉइंट करेगी। यहाँ पे किसी भी तरह से पहले से कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने जो भी उसको लगेगा ठीक वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हायर कर सकती है या फिर अपॉइंट कर सकती है। तो स्टेट कमीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चेंजेस किए गए। अब हम बात करते हैं नेशनल कमीशन के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस किए गए। तो अगर 1986 एक्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो वहां पर था कि एक सुप्रीम कोर्ट जज होगा और 2 सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे नेशनल लेवल पर। और अगर हम कमीशन के हेड की बात करें तो कमीशन का हेड यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उसकी कंसल्टेशन से अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन अगर हम इसी के साथ ही साथ 2015 की बात करें तो फ्रेंड्स 2015 के अंदर यहाँ पर सेम वही है जो कि 1986 में था, कोई भी चेंजेस नहीं किए गए थे। एक सुप्रीम कोर्ट जज होगा और 2 सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे। और अगर हम कमीशन ऑफ हेड की बात करें तो वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन से अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि दोनों में सेम था। लेकिन अगर हम वही 1986 के प्रोविजन की बात करें तो फ्रेंड्स वो 2018 के एक्ट की बात करें तो फ्रेंड्स 2018 के एक्ट में इस तरह की कोई भी सिलेक्शन कमेटी नहीं है और यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंट किया गया है। यानी कि फ्रेंड्स
अब हम इस तरह से इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इससे पहले के जो एक्ट थे हमारे, उसमें क्या था कि पहले से ही सब लोग अपॉइंट होंगे वहाँ पे, और जो भी अपॉइंट किया जाएगा हेड, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन से किया जाएगा। लेकिन 2000 एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी अब किसी को राइट नहीं होगा अपॉइंट करने का, सिर्फ राइट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वो अपने अकॉर्डिंग उसको जो ठीक लगेगा वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हेड और जो भी जज हैं वो वहाँ पे अपॉइंट करेगी। हम बात करते हैं कि प्रोविजंस में क्या क्या चेंजेस आएगा और एक्ट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट है एम्बिट ऑफ लॉ। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम बात करते हैं 1986 एक्ट और 2018 बिल की। तो फ्रेंड्स एम्बिट ऑफ लॉ का मतलब यहाँ पे होता है कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं या फिर क्या क्या स्कोप है। तो फ्रेंड्स 1986 के अंदर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पे इंक्लूड किया गया था, और फ्री एंड पर्सनल सर्विसेज को यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया था। यानी कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को किसी भी तरह की फ्री या फिर पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो और उसमें अगर किसी भी तरह की कोई कमी आती है तो वो वहाँ यहाँ पे इस लॉ के अंदर अप्लाई नहीं की जाएगी। जबकि अगर हम 2018 बिल, फ्रेंड्स यहाँ पे ये बिल हटा दीजिएगा, ये बिल नहीं है, अब तो ये पास हो गया है, तो ये एक्ट है, ठीक है। तो 2018 एक्ट के अकॉर्डिंग ऑल गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड किया गया है, इंक्लूडिंग टेलीकॉम, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन एंड ऑल मोड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स लाइक ऑनलाइन, टेलीशॉपिंग एक्सेट्रा। यानी कि इन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे किसी भी तरह की ऐसी कोई चीज़ नहीं है 2018 एक्ट के अकॉर्डिंग जो कि एक्सक्लूड की गई हो। यानी कि अगर कोई पर्सन किसी भी पर्सन को किसी भी तरह की सर्विस देता है, चाहे वो ऑनलाइन हो, टेलीफोनिक हो, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे उसके एक्ट के अंदर इंक्लूड की जाएंगी। तो ये तो हो गया एम्बिट ऑफ लॉ के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में। अगर फ्रेंड्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में बात करें तो 1986 के अंदर फ्रेंड्स जो एक्ट था उसके अंदर 6 टाइप्स की प्रैक्टिसेस को इंक्लूड किया गया था। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, इस तरह की चीज़ों को इंक्लूड किया गया था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि फ्रेंड्स कॉमन थी, जो कि सिर्फ 2 यहाँ पे चीज़ें थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। फर्स्ट ही फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, यानी कि गलत तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना, और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, यानी कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का मतलब है कि आप को किसी भी तरह का ऐसा एडवर्टीजमेंट दिखाया जाए कि आप अगर ये चीज़ यूज़ कर लोगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, या फिर आप इतने हेल्दी हो जाओगे। तो इस तरह की चीज़ें आपको मिसलीड करती हैं, जबकि उस प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स जो कि आपको हेल्दी होने में या फिर आपको बूस्ट होने में आपकी हेल्प करें। तो इस तरह की चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड की गई थी। लेकिन यहाँ पे 2000 एक्ट के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स यहाँ पे 3 तरह की प्रैक्टिसेस को इंक्लूड किया गया मेनली। फर्स्ट, फेलियर टू इशू अ बिल और रिसिप्ट, यानी कि अगर कोई आपको किसी भी तरह का बिल या फिर रिसिप्ट देने में मना करे तो वहाँ पे अप्लाई होगा। सेकंड था रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट अ गुड रिटर्न विद इन 13 डेज, यानी कि अगर कोई एक्सेप्ट करने से मना कर दे कि कोई भी गुड्स है वो आपने परचेस किया है और 30 डेज के अंदर अगर वो रिटर्न करने से मना कर दे, तब भी आप वहाँ पर इस एक्ट को अप्लाई कर सकते हो। थर्ड जो रूल इसमें अप्लाई किया गया था वो ये था कि डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉन्फिडेंस अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि किसी भी तरह की ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपके कॉन्फिडेंस में है या फिर आपके जो पब्लिक के लिए इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी उसको डिस्क्लोज करना बहुत ही गलत है। और अगर किसी भी तरह की ऐसी इंफॉर्मेशन आपकी मिसयूज की जाती है या फिर डिस्क्लोज की जाती है पब्लिक के साथ जो कि किसी भी तरह की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ पर आप क्लेम कर सकते हो। इस तरह की इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स डिस्क्लोज नहीं की जाती हैं, जैसे कि जो भी हमने अपनी इंफॉर्मेशंस बैंक को प्रोवाइड करी हुई हैं, तो अगर बैंक से किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी तो वो देने से मना कर देगा। लेकिन अगर बैंक इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो भी बिना किसी पब्लिक इंटरेस्ट के, तो यहाँ पर क्या होगा कि फ्रेंड्स यहाँ पर वो पर्सन बैंक के खिलाफ क्लेम कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंस में उसमें होती है, और यहाँ पर उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से पूरी की परमिशन क्यों ना हो, अगर गवर्नमेंट परमिशन देती है कि इस पर्सन की ये वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज किया जाए पब्लिकली, तभी वो उसको पब्लिकली डिस्क्लोज कर सकती है। नेक्स्ट बात हम करते हैं प्रोडक्ट लायबिलिटी की। तो प्रोडक्ट लायबिलिटी के अंदर अगर हम एक्ट की बात करें 1986 की, फ्रेंड्स यहाँ पे बिल आप हटा दीजिएगा, ये टाइपिंग प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप एक्ट करिएगा हर जगह। 2018 एक्ट है हमारा, क्योंकि अब ये अमेंडमेंट हो चुका है। प्रोडक्ट लायबिलिटी की बात करें तो फ्रेंड्स 1986 के अंदर
किसी भी तरह का कोई भी प्रोविजन नहीं था प्रोडक्ट लाइबिलिटी के लिए। जबकि अगर हम 2018 एक्ट की बात करें तो यहाँ पर उसके लिए प्रोविजन है। किसी भी तरह की प्रोडक्ट लाइबिलिटी के लिए आप क्लेम कर सकते हैं अगर वो मैन्युफैक्चर के अगेंस्ट है, सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट है और सेलर के अगेंस्ट है। तो साथ ही साथ आप कंपनसेशन भी ले सकते हैं अगर कोई आपको बहुत बिल में जो भी कंडीशंस डिफाइन की गई थी उस टाइम, अगर वो सारी कंडीशंस उस पर अप्लाई हो रही हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग कंपनसेशन भी ले सकते हो। नेक्स्ट आता है अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर किसी भी तरह का कोई भी आपके साथ अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट करने का कोशिश करे तो यहाँ पे 1986 एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोविजन नहीं था। लेकिन अगर हम वहीं बात करें 2018 एक्ट की तो फ्रेंड्स इसके अंदर डिफाइन किए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन कंज्यूमर राइट्स, यानी कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जिससे कि कंज्यूमर के राइट्स में चेंजेस आ रहे हैं तो आप उसके लिए क्लेम कर सकते हो। सेकेंड, लिस्ट 6 कॉन्टैक्ट टर्म्स विच मे बी हेल्ड एज अनफेयर, यानी कि 6 कॉन्टैक्ट्स ऐसे हैं जो कि लिस्ट में गिवन हैं और अगर आप उससे आपको साथ कोई अनफेयर एक्टिविटी हो रही है तो आप उसके लिए भी क्लेम कर सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पे जो 6 लिस्ट दे रखी हैं वो हमने डिफाइन इसलिए नहीं की हैं क्योंकि इतना डीपली हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इतना पूछा जा सकता है कि क्या क्या डिफरेंसेस आए थे या फिर 2018 क्यों आया, तो ये सारी चीज़ें हमें इससे पता चल रही हैं कि अमेंडमेंट 2018 क्यों किया गया था। हम बात करते हैं सेंट्रल प्रोटेक्शन काउंसिल की, यानी सीपीसीएस। सीपीसीएस फ्रेंड्स अगर 1986 के एक्ट की बात करें तो यहाँ पे सीपीएस को प्रमोट किया गया था और उससे प्रोटेक्ट होता कंज्यूमर के राइट को। और ये इस्टेब्लिश की गई थी, ये काउंसिल है जो कि इस्टेब्लिश की गई थी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल तीनों लेवल पे इसको क्या कहते हैं इस्टेब्लिश किया गया था। जबकि अगर हम 2018 एक्ट की बात करें तो मेक सीपीएस एडवाइजरी बॉडीज फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट, यानी कि ये फ्रेंड्स सेम है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं है। और फ्रेंड्स इसमें भी किसी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं है क्योंकि ये भी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे 2018 के अंदर इस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलेटर की, यानी क्या क्या रेगुलेटरी थी इसके अंदर। तो फ्रेंड्स 1986 एक्ट के अंदर किसी भी तरह का कोई भी प्रोविजन नहीं था। वहीं अगर हम बात करें 2018 के एक्ट की तो फ्रेंड्स इसके अंदर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए को इस्टेब्लिश किया गया था प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स करने में, जो कि कंज्यूमर के राइट्स को हेल्प करेगा, उसको प्रमोट करने में, प्रोटेक्ट करने में और साथ ही साथ उसको एनफोर्स करने में। और फ्रेंड्स सीसीपीए के अंदर इंक्लूड की गई थी इश्यू सेफ्टी नोटिस, यानी कि जो भी सेफ्टी नोटिस से रिगार्डिंग जो भी इश्यू होंगे। सेकंड, पास ऑर्डर्स टू रिकॉल गुड्स, प्रिवेंट अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड रियम्बर्स परचेस प्राइस पेड, यानी कि किसी भी अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकना और रियम्बर्स करवाना जो भी परचेस प्राइस पेड हो चुका है उसके लिए। नेक्स्ट जो इसके अंदर कंडीशन इंक्लूड की गई थी वो थी इम्पोज पेनल्टी फॉर फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, यानी कि अगर किसी भी तरह की फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को पब्लिकली शो किया गया है तो वहां पर उसके ऊपर पेनल्टीज को इम्पोज किया जाना भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन ऑफ कमीशन। फ्रेंड्स इसके अंदर हम अमाउंट की बात करते हैं कि किस किस अमाउंट के अंदर आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, यानी कि क्लेम कर सकते हो। अगर आपको जितने का लॉस हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप कहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो वो हम इसके अंदर जानेंगे। तो फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर 1986 एक्ट में अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर अप टू 20 लाख के केस जाएंगे। वहीं अगर स्टेट की बात करें तो वहाँ पे 20 लाख से 1 करोड़ तक के केस हमारे स्टेट लेवल पर जाते हैं। तो जबकि नेशनल लेवल पे फ्रेंड्स अब 1 करोड़ की बात की गई है यहाँ पे कि अगर किसी भी 1 करोड़ से ऊपर का कोई केस होता है तो नेशनल लेवल पर जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2018 एक्ट की तो फ्रेंड्स यहाँ पर अमाउंट जो है बिल्कुल चेंजेस है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो यहाँ पे 1 करोड़ कहा गया है, जबकि 1986 में 20 लाख की बात की गई है। स्टेट लेवल की बात करें तो फ्रेंड्स स्टेट लेवल पे जो केस जाते हैं वो होते हैं 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक के, जबकि ये फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल ही अलग अमाउंट दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स अमाउंट के अगर हम अमाउंट्स के उसमें देखें तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। और अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो यहाँ 1 करोड़ की बात की गई है, जबकि नेशनल लेवल पे 2018 एक्ट के अकॉर्डिंग 10 करोड़ की बात की गई है। तो फ्रेंड्स अब ये वाला जो अमाउंट है वो अप्लाई होगा यहाँ पर। और इस तरह के जो अमाउंट है ये
आप इन अमाउंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे केस कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ कमीशन की, यानी कमीशन के क्या क्या कंपोजिशन है। तो फ्रेंड्स अगर हम 1986 एक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी हेड होगा, करंट और फॉर्मल जज और 2 मेंबर्स होंगे साथ में उसके। स्टेट लेवल पे एक करंट और फॉर्मल हाई कोर्ट जज होगा, एटलीस्ट 2 मेंबर्स उसके साथ होंगे। और नेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक हेड होगा करंट और सुप्रीम कोर्ट जज का, और उसके साथ एटलीस्ट 4 मेंबर्स होंगे। जबकि अगर हम 2018 बिल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रेसिडेंट के द्वारा एक हेड होगा और एटलीस्ट 2 मेंबर्स होंगे उसके साथ। स्टेट लेवल पर प्रेसिडेंट के ही द्वारा एक हेड अपॉइंट किया जाएगा और उसके साथ 4 मेंबर्स होंगे। और नेशनल लेवल पे बात करें तो यहाँ भी प्रेसिडेंट्स के द्वारा एक पर्सन अपॉइंट किया जाएगा जो कि हेड होगा और उसके 4 मेंबर्स साथ में होंगे। तो ये था इनको अपॉइंट करने का प्रोसीजर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट। 1986 के अंदर एक्ट के अंदर जो अपॉइंटमेंट था वो सिलेक्शन कमेटी रिकमेंड करेगी कमीशन को, कंप्राइजिंग अ जुडिशियल मेंबर एंड अदर ऑफिशियल विल रिकमेंड मेंबर्स ऑन द कमीशन। ठीक है। जबकि 2018 की बात करें तो यहाँ पे कोई भी इस तरह का सिलेक्शन कमेटी के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी कि किस पर्सन को वहाँ पे अपॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, यानी कि अगर ऐसा कौन सा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है। तो फ्रेंड्स अगर हम ऑल्टरनेट की बात करें तो 1986 के अंदर किसी भी तरह का कोई भी प्रोविजन नहीं था, लेकिन अगर हम 2018 एक्ट की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर मीडिएशन सेल है एक, जो कि अटैच हो गया है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मीडिएशन होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी और नेशनल कमीशन पर भी, जिससे कि अगर कोई चाहे तो वो कोर्ट के पास ना जाके एक मीडिएटर वहां पे से ले सकता है और मीडिएटर के थ्रू अपना जो भी केस है उसको सॉल्व करा सकता है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे प्रोविजन में दी गई हैं। हम पेनल्टी की बात करें फ्रेंड्स तो पेनल्टी 1986 एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन कंप्लाई नहीं करता है और किसी भी ऑर्डर को नहीं मानता है कमीशन के, तो उसको इम्प्रिजन फेस करना पड़ेगा बिटवीन 1 मंथ एंड 3 years और फाइन बिटवीन 2,000 एंड 10,000 और बोथ, यानी कि उसको जेल भी जाना पड़ सकता है 1 महीने से 3 साल के अंदर जो भी होगा, और उसको फाइन भी देना पड़ सकता है 2,000 से लेके 10,000 तक, और या फिर उसको ये दोनों ही करने पड़ेंगे, यानी कि या तो वो जेल सजा सकता है या फिर उसको पैसा देना पड़ेगा या फिर उसको ये दोनों चीजें ही करनी पड़ेंगी अगर वो कमीशन का ऑर्डर नहीं मानता है तो। जबकि 2018 बिल के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स अगर कोई भी पर्सन कमीशन का किसी भी ऑर्डर को मानने से मना कर देता है तो उसको भी इम्प्रिजन होगा 3 साल के लिए, और उसको फाइन देना होगा जो कि 25,000 से कम का नहीं होगा, और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है अप टू 1 लाख तक, या तो उसको इन दोनों चीजों में से एक देना होना एक सजा होगी। लेकिन अगर बाई चांस केस अगर ज्यादा वो होता है या फिर ज्यादा क्रिटिकल होता है तो वहां पर जो कोर्ट है उसे वो दोनों तरह की सजा दे सकती है, यानी कि उसको इम्प्रिजन भी दे सकती है और उसको फाइन भी देना पड़ेगा, जो कि एक्सटेंड वैल्यू जो है वो 1 लाख तक है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ई कॉमर्स की। तो फ्रेंड्स 1986 के अंदर ई कॉमर्स के रिगार्डिंग किसी भी तरह का कोई भी प्रोविजन नहीं था, लेकिन अगर हम 2018 एक्ट की बात करें तो फ्रेंड्स इसके अंदर ई कॉमर्स को डिफाइन किया गया है और ई कॉमर्स को इंक्लूड किया गया है, यानी कि कोई भी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग, ई कॉमर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर इस एक्ट के अंदर आएगी। और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रेस्क्राइब किए गए हैं कुछ रूल्स जो कि हेल्प करेंगे किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने में, जो कि ई कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग से होगी। तो फ्रेंड्स ई कॉमर्स के रिगार्डिंग भी यहाँ पे आप प्रोविजन है, जो भी हम आज के टाइम में इतने पर्सन ई कॉमर्स के थ्रू परचेस करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो अगर उसमें भी किसी तरह की कोई भी मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन होता है या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं तो वहाँ पे वो क्लेम कर सकते हैं और केस को कर सकते हैं उस कंपनी के नाम से। तो फ्रेंड्स 1986 एक्ट के अकॉर्डिंग इतना ही था और हमारे एग्जाम के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने इसमें वो सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको पूरा करने की। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।